रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 दिसंबर पाकिस्तान में बुध की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफैक्टो मार्शाल्लाह डे 4। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। आज की धमाकेदार स्टोरी तो एनडीयू की वर्कशॉप है। जी हाँ, जो जर्नैली किस्म की वर्कशॉप हुई और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए। आपको याद होगा कि शायद शायद ये खबर सबसे पहले हमने ही आपके सामने रखी थी, लेकिन हमने नाम नहीं दिए थे। एक वजह तो जाहिर है अपनी तहकीक की थी। तहकीक करने के बाद जब नाम सामने भी आ गए थे, क्योंकि वो सारे पार्टी के अंदर के नाम थे, और मेरी कोशिश थी कि पहले इमरान खान साहब की डायरेक्शन इस पर आ जाए। अब आ गई है तो आपको खोल कर बताते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी बिल्कुल खोल के सब कुछ सामने रख दिया है। और अब हम भी पूरा खोल कर आपके सामने सच रखेंगे कि ये लोग वहां कैसे पहुंचे, इन्हें वहां क्यों ले जाया गया, और जनरल्स इस सारे काम में से क्या अचीव करना चाहते हैं। क्या वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये कर रहे हैं या आपके साथ भी कर रहे हैं, और इस सारे खेल के अंदर वो किस किस को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आपके कान और आंखें खोल कर रख देंगे। इस स्टोरी को गौर से सुनिएगा। इसके साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जो आपके सामने आज रखनी है, और वो है कि अब नवाज शरीफ अपनी चालें जो हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक और जहरीला सहाफ़ती हथियार लॉन्च कर दिया है, जिसमें उन्होंने वाजे कर दिया है कि चंद जी, ये मैं नदीम अफजल चंद बेचारे की बात नहीं कर रहा, ये मैं आसिम मुनीर साहब, जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब चंद जी कहा करते थे थोड़ी देर पहले तक, अपने घर का बच्चा ही समझते थे उन्हें। कम अज़ कम वो समझते नहीं थे, उनको ये महसूस करवाते थे कि हम आपको घर का आदमी ही समझते हैं। अब उन्होंने पैगाम उन्हें भिजवाया है एक सहाफ़ती डायमेंशन से कि एक ओहदा लें, दो ना लें। आप एक ओहदा लें तो हमें कबूल है, दो दो ओहदे लें तो आप हमें इस तरीके से कबूल नहीं हैं, और अगर फिर लेने हैं तो फिर बाकी मांदा ओहदे जो हैं वो हमारी झोली में डालें। इस पर भी हमने तफसील के साथ बात करनी है। अब चलते हैं आज की मेगा स्टोरी की तरफ, और वो है एनडीयू की वर्कशॉप। जब इमरान खान साहब को यह बताया गया कि एनडीयू की वर्कशॉप में आपकी अपनी पार्टी के लीडरान ने शिरकत की है, उसकी तस्वीर सामने आई हैं, बैंक्वेट्स की तस्वीर सामने आई हैं, डिनर्स की तस्वीर सामने आई हैं, जिसमें बाछें खिली हुई हैं, हंसी मजाक हो रहा है। और ये सब कुछ उन दिनों में हो रहा है जब बरसी है 26 नवंबर की, जब सरों में गोलियां मार के आपके लोगों को शहीद किया गया था। तो एन उन दिनों के अंदर ये तस्वीर जो है ये सामने आ रही हैं। तो इस पर क्या पॉलिसी है पार्टी की? तो इमरान खान ने कहा कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो उन लोगों के साथ जाके सोशलाइज करते हैं, दोस्तियां बढ़ाते हैं, जो हमारे लोगों पर इतना जुल्म कर रहे हैं। और फिर उन्होंने अपना और अपनी बेगम का और जो दूसरे कैदी यास्मीन राशिद साहबा और दूसरे सारे कैदी शाह महमूद कुरैशी साहब, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद और सेनेटर एजाज चौधरी, ये तमाम, और फिर बुशरा बीबी और इमरान खान खुद अडयाला जेल में, जो मजालम उन पर किए जा रहे हैं। एन उस वक्त जिस वक्त एनडीयू के अंदर ये कॉन्फ्रेंसेज और वर्कशॉप्स अटेंड हो रही थी, एन उस वक्त यही जनरल्स, यही बाबर इफ्तिखार और इनके साथी मिलकर इमरान खान को और उनकी बीवी को उनके सेल्स के अंदर बंद करके, बत्तियां बंद करके, ताकि वो कोई अखबार और किताब ना पढ़ सकें, उन्हें आइसोलेशन में जहनी टॉर्चर कर रहे थे, जो दुनिया के किसी कानून में भी जिसकी इजाजत नहीं है। अब मेरा सवाल मेरा भी होगा, और वो मैं आगे चल के इन लोगों से करूंगा जो एनडीयू की वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे थे और अब बाजमात ट्वीट्स कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि इनको शर्म आनी चाहिए, इनको ये काम नहीं करना चाहिए था, और ऐसे लोग जो दोनों तरफ खेलते हैं उनकी इस पार्टी में कोई जगह नहीं है, उनकी हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं। ये इमरान खान साहब ने वाजे लाइन दे दी। अब जब उन्होंने ये बात वाजे दे दी तो हमारे पास अब थोड़ी ज़्यादा स्पेस है इस खबर को कवर करने की। तो अब आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, और फिर मैं नामों के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा नहीं आऊँगा, वो आप सबको पता चल चुके हैं। तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूंगा जिससे आपको सारे खड़े नज़र आ जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, इनमें से कई शहजादे और शहजादियाँ ऐसी भी हैं जो पहले भी मुतअद्दिद बार एनडीयू की वर्कशॉप या खाने, या एनडीयू छोड़ें तो आईएसपीआर, आईएसपीआर छोड़ें तो आईएसआई, या जनरल्स के डिफरेंट तरीके के, कोई मुजफ्फराबाद पहुंचा हुआ है तो कोई कोयटा पहुंचा हुआ है तो कोई इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है, मतलब कोई बलूचिस्तान की वर्कशॉप को अटेंड कर रहा है तो कोई एनडीयू की इस्लामाबाद में कर रहा है तो कोई मुजफ्फराबाद तशरीफ लेके गया हुआ है। तो ये सब कुछ हो रहा है और हमें सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन हम खामोश रहते हैं क्योंकि पार्टी के कई दफ़ा अंदरूनी मामला के ऊपर खामोश रहना होता है। बार अब जरा इसका बैकग्राउंड बता दें कि ये सब कुछ हुआ क्या। सबसे पहले तो मैंने एक दिन आपको बताया था कि जो अमेरिका बहादुर है वो यही काम करता है कि उनका स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो जिन मुल्कों में उनके इंटरेस्ट हैं, हर साल वहाँ से 100-100, 200-200 लोगों को लाता है, और उनको ऐसे ही जैसे एनडीयू की वर्कशॉप है बिल्कुल यही तरीका होता है। वो लोग आते हैं, मसलन पाकिस्तान से आते हैं तो उनकी टिकट्स करवाई जाती हैं, टिकट्स भी फ्री होती हैं, होटल्स के अंदर स्टे भी फ्री होता है, उनको कैश में भी पैसे पहले तो मिलते थे, अब से चंद साल पहले तक, अभी मिलते होंगे 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार, जितने भी 5 हज़ार तक तो मैंने सुन रखा है। जिनको मिले थे उन्होंने मुझे बताया था कैश में उन्हें पैसे देते हैं कि आपने शॉपिंग वॉपिंग भी करनी है, जाहिर है, तो ये भी कैश ले लीजिए, बाकी खाना पीना, रहना सहना, होटल्स, टिकट्स, सब कुछ कवर्ड है। अब वो लोग होते कौन है? वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में से होते हैं,
वो पाकिस्तान के वकला होते हैं जिन्होंने बाद में जज भी बन जाना होता है कईयों ने, वो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में से कुछ लोग होते हैं, वो पाकिस्तान की कुछ एनजीओज में से लोग होते हैं। उन सबको लाके पहले वॉशिंगटन डीसी में उनको उनकी रुनमाई की जाती है, उनका एक अच्छा खाना किया जाता है, फिर उन्हें स्टेट डिपार्टमेंट का विजिट करवाया जाता है, फिर उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट्स के विजिट करवाए जाते हैं, वहाँ सवाल जवाब होते हैं, कांग्रेस कैसे काम करती है, सेनेट कैसे काम करता है, फिर उन्हें 3-4 रियासतों के अंदर लेके जाया जाता है। किसी ग्रुप को फ्लोरिडा, कैंसस और टेक्सास और किसी और जगह ले जाएंगे, किसी और ग्रुप को किसी और 4 स्टेट्स में ले जाएंगे। तो उन्हें स्टेट्स यूएस की कैसे काम करती हैं, वहाँ स्टेट के गवर्नर से या स्टेट के लेजिस्लेटर्स के साथ मुलाकात करवा दी, दफ्तरों के साथ मुलाकात करा दी, वहाँ उनकी वर्कशॉप्स करवा दी, ओरिएंटेशंस करवा दी, और पूरा महीना एक उन्हें घुमाने के बाद अमेरिका से वापस रवाना कर दिया जाता है। इससे अमेरिका को क्या हासिल होता है? अमेरिका आने वाले वक्त के लिए अच्छी रिक्रूटमेंट करने में कामयाब हो जाता है कि किन लोगों ने हमारे साथ मिलकर काम करना है, किन के अंदर ज़रा सी नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। तो अमेरिका अपने हिसाब से देखता है, नम डाल के देखता है, 100 लोगों को लाता है, नमी डाल के देखता है और देखता है इस नमी में कौन ज़्यादा उग सकता है। तो फिर जो जो उन्हें बेहतर नज़र आते हैं, आप उन्हें टाउट कह लें, आप उन्हें वफादार कह लें, जो भी आपने कहना है, उनके ऊपर फिर बेट किया जाता है फ्यूचर के लिए। तो ये तो एक तरीका कार है। और फिर उसी तरह के लोग फाइनली जाकर चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरी बनते हैं, कोई फॉरेन सेक्रेटरी भी बन सकता है, पुलिस के अंदर भी चीफ्स बन सकते हैं, उन्हीं लोगों में से जो आए हुए हैं। एनजीओज भी बड़ी बड़ी बन जाती हैं, उन्हीं में से हाई कोर्ट्स के जजेस, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो आप ज़रा गौर कीजिए उसका इम्पैक्ट का, कि वो कहाँ तक इम्पैक्ट पहुँचेगा। अब 100 के 100 चूज़ नहीं हो जाते, 100 के अंदर कोई रिबेलियन भी होते हैं, कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ऊपर आगे मजीद इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, तो उन्हें कांट छांट दिया जाता है। जो उनकी रैंकिंग होती है केयरफुली, उसमें पता होता है कि ये लोग हैं जिन पर मजीद इन्वेस्ट करना है। अब हमारे साहब बहादुर भी यही करते हैं, उन्होंने लेकिन थोड़ा काम डिफरेंट रखा हुआ है। हमने एक अफवाह यह भी उड़ाई हुई है कि आप में से जो एनडीयू का, ये मुझे एक अटेंड करने वाली मोहतरमा ने बताया, पीटीआई से वो नहीं है, उनसे मैंने बात की क्योंकि मैं जानना चाहता था वहां क्या कुछ हुआ। अगली बात आपको बताता हूं क्यों मैंने उनसे बात की। उनसे मैंने इसलिए बात की, पहले बता दूं कि मुझे मेरे किसी अपने ने रब्ता किया, बहुत ही अपने ने, पार्टी के अंदर से। उन्होंने कहा गिल साहब छोड़ें, उस वक्त मैंने खबर दी थी कि नाम बाद में रखेंगे, मेरा ख्याल वो प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि कहीं मैं नाम सामने रख ना दूं, वो उस काम से बचाने के लिए। काम तो उन्होंने अपनी तरफ से तो अच्छा ही किया, वो चाहते थे कि गिल साहब नाम ना लें, ऐसे ही खामखा पार्टी के लोग जो हैं वो ख्वार होंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि गिल साहब इस बात को छोड़ें कि कौन कौन गया, नामों में क्या रखा है। हम आपको असल बात बताते हैं कि अंदर बड़ी भयंकर किस्म की बातें हुई। जो हमारे पीटीआई के लोग गए, उन्होंने सीना ठोक के आसिम मुनीर साहब के सामने बातें की, सवाल जवाब किए, तगड़े सवाल जवाब किए, और आसिम मुनीर के पास कोई जवाब नहीं था। और उन्होंने कहा आपको यह भी पता चलेगा कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उन्होंने वहाँ बड़ी ख़तरनाक बातें की हैं मुख्तलिफ जगहों के बारे में। मैंने सुन ली, जाहिर है, अब जाहिर है मेरा एक जहन बना। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आजकल के जो महीने हैं, उनमें जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी पॉलिटिकल या करंट अफेयर्स के ऊपर न्यूज़, करंट अफेयर एंड पॉलिटिक्स पे जितने भी व्लॉग्स होते हैं, उनमें पिछले कई सालों से आप इमरान रियाज साहब को पहले नंबर पर देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं, काम भी बहुत अच्छा करते हैं, आपके हर दिल अजीज़ भी हैं और उन्हें आप लोग देखते भी हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस नाचीज़ को भी आप बहुत ज़्यादा देखते हैं। हाल ही में मैंने एक चेंज देखी जिसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ हफ्तों में आप मुझे ज़्यादा देख रहे होते हैं, इवन इमरान साहब से भी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनसे अच्छा काम करता हूँ, यकीनन वही मुझसे अच्छा काम करते होंगे, लेकिन मैं ये सिर्फ आपको बताने लगा हूँ कि हम दोनों की ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी तो पहले से ही थी क्योंकि उनको आप बहुत ज़्यादा देखते थे और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़ाहिर फुलफिल भी करते हैं, काम भी अच्छा करते हैं। अब कई दफ़ा क्योंकि आप मुझे कई हफ्तों में आप उनसे भी ज़्यादा देख डालते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी जो है वो भी अब उतनी हो गई है, उन जितनी या किसी भी एक जिम्मेदार शख्स जितनी, और मुझे भी वो पूरी करनी है। तो जब मुझे ये एक्सेस किया गया, मेरा ये माइंड बनाया गया, तो अब मेरी ये जिम्मेदारी है, जब आप मुझे इतना ज़्यादा देखते हैं तो फिर उसके साथ ये जिम्मेदारी भी आ जाती है कि मैं इतनी जल्दी ना ही अप्रोच हो जाऊं और ना ही अपना माइंड मेकअप कर लूं। तो मैंने किसी और से बात की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसी शख्सियत से बात की, एक ऐसी मोहतरमा से बात की जिसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उनसे मैंने पूछा कि आप बताइए अंदर हुआ क्या, तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि पता चला कि बड़ी धुआंधार बातें आर्मी चीफ ने की और बड़ी ख़तरनाक बातें की, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, पख्तूनों के ख़िलाफ़, जरदारी के ख़िलाफ़ और इनडायरेक्टली पीटीआई के ख़िलाफ़ और भुट्टोज़ के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें हुई। मैंने कहा ये भी पता चला कि हमारे लोगों ने दबंग किस्म के सवालात पूछे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपके लोग बड़े मस्कीन थे और बड़ी मस्कीनी के साथ वहाँ बैठे रहे। ये जिसने भी आपको बताया है उसने आपको झूठ बताया और गलत बताया। मैं, वो भले हमारी पार्टी से नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो गलत बयानी नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी मैंने एक और सोर्स से भी बात की जो अंदर गए थे और उन्होंने वही बात कंफर्म की।
अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो भी दोस्त थे वो गुड फेथ में ही चाहते होंगे कि यार हमारे लोगों का नाम ना आए, पार्टी के लोगों का ऐसे ही चले तो गए हैं, ख्वार होंगे। तो एक तो मैं क्लियर कर दूं कि हमारे लोगों ने वहां पर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सभी दोस्तों का एहतराम करता हूं, लेकिन हमारे लोगों ने कोई वहां दबंग किस्म के सवालात नहीं पूछे, खामोश रहे हैं और हंसते मुस्कुराते रहे हैं। और कोई लेफ्ट खड़ा हुआ है बाबर इफ्तिखार के, कोई राइट खड़ा हुआ है, आसिम मुनीर साहब का भी जो इंटरेक्शन था उसमें भी खामोशी रखी है। हाँ, सवाल जनरल किए हैं, जैसे सवाल करने होते हैं वो बता देते हैं उनको कर्नल साहब, मेजर साहब कि आप ये सवाल कर सकते हैं, वो पूरी एक फॉर्मेशन होती है ना, तो उसमें कुछ सवालात इनको भी दे दिए गए जिससे काम पूरा हो गया। लेकिन ये कहा जाना कि वहां इमरान खान का दिफा किया गया, वहां डटकर सवालात किए गए, ऐसा वहां कुछ नहीं हुआ। तो पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड ये सारा दिया, वो इसलिए दिया कि मुझे जाहिर है कि जब मैंने ये स्टोरी कर दी तो उसके फौरी बाद मुझे एक्सेस किया गया, और पर्पज़ ये था कि मेरा माइंड इस सिम्मत में बना दिया जाए कि वहाँ पर तो इमरान खान का बड़ा दिफा किया गया। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि दोस्त भूल जाते हैं कि सियासत में आने से पहले मैं लीडरशिप का प्रोफेसर रहा हूँ, और 15 साल ये मगजमारी की है, प्रोफेसरी की, और उससे पहले 4-5 साल PhD भी की। तो उससे मुझे, मेरे अंदर और कोई सलाहियत है या नहीं है, लेकिन मेरे अंदर इंसानों को छोटा मोटा परखने की और एनालिसिस करने की छोटी मोटी सलाहियत है। इसीलिए अगर आप गौर करें तो मैं 3 साल से, पौने 3 साल से मुल्क से बाहर बैठा हूं, और आपको अंदाजा होगा कि जो भी एनालिसिस सियासी आपके सामने करते हैं, आप सबसे बड़े जज हैं, और हम जो भी करें भले चीज़ें आपको वाज़े तौर पर नज़र आ जाती हैं चंद दिनों में, आपके सामने हमारे एनालिसिस अक्सर फिर दुरुस्त ही निकलते हैं। आगे चलते हैं। बहरहाल जी, अब जो सबसे पहले तो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है वो आपको पढ़ के सुना दें। मालूम हुआ है कि तहरीक इंसाफ से सेनेटर मिशाल यूसुफजई, सरैया बीबी, शाइस्ता खोसा, नादिया कर्ल, आदिल बाजई, शाह आहद खटक, आसिफ बशीर, शेर अली अफरीदी और सनाउल्लाह मस्ती खेल जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। उसके अलावा आप सबको पता है उमैर नियाजी जो मियाँ वाली से जीते इमरान खान साहब की सीट पर, वो भी। अब इनमें से कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हमने तो एक मीटिंग अटेंड की, हमने एक खाना अटेंड किया, हमने दूसरी चीज़ अटेंड नहीं की, हमने तीसरी चीज़ अटेंड नहीं की। तो ये भी लोग अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मैं ज़्यादा नामों पर या नाम लेकर कौन बुरा है, कौन अच्छा है, कौन पार्टी से जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन पार्टी का गद्दार है, कौन नहीं है, इस पर नहीं जाऊँगा। मैं एक लार्जर बात करूंगा, क्योंकि इनमें से कई मेरे दोस्त भी हैं, मेरे लिए मोहतरम भी हैं। अब इस खबर के बाद वो शायद अपने आप को, वो मुझे ना समझेंगे मैं उनका दोस्त हूं, लेकिन मैं अभी भी दोस्ती के नाते कह लें, या मेरी जो पार्टी के अंदर उनके साथ एक कनेक्शन है, ज़ाहिर है पार्टी की वजह से, मैं फिर भी लिहाज करूंगा, और ये खान साहब के ऊपर छोड़ूंगा कि वो क्या फ़ैसला लेते हैं बाद में। लेकिन मैं उन्हें ये कहूँगा कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, और आपको ये पता था कि आपको ये नहीं करना चाहिए। अब अगर आप ये कहें कि आपको ये नहीं पता था, तो मेरे ख्याल में फिर आपकी ये जो चीज़ है वो गलत होगी, आपकी तरफ से ये कहना कि मुझे पता नहीं था। मतलब वो कोई भी हो, भले उमैर साहब हों, आदिल बाजई साहब हों, कोई भी हो, वो ये कहें कि उन्हें पता नहीं था, या पहले लोग जाते थे अब लोग जाते, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि जैसे वो जियो वाले बाजमात कॉपी पेस्ट एक ही किस्म के ट्वीट करते हैं ना, और हम PTI वाले उनके मजाक उड़ाते हैं। आज हमारे इन भाइयों ने, दोस्तों ने एक ही तरह के ट्वीट सब ने किए हैं, बाजमात ट्वीट किए हैं। तो एक तो मेरी इनसे गुजारिश है कि वो एक पंजाबी का मुहावरा है, नानी ने खसम कीता माड़ा कीता करके छड़ देता होर माड़ा कीता। मेहरबानी करें, अब आपसे ये काम हो गया है, अब खामोशी इख्तियार करें। जब इमरान खान आएंगे उनसे माफ़ी तलाफ़ी करें, आइंदा के लिए अपना किबला दुरुस्त करें, ये वाला काम ना करें तो बेहतर है। आपसे मैं यही गुजारिश कर सकता हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब ज़रा क्विकली मैं इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो आपके सामने रख दूं। मुहर्रिकात ये हैं कि जो जर्नल्स हैं हमारे, वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, किसी भी तरह से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, और ये लगे कि बिजनेस एज यूजुअल है। जो हमारे जर्नल्स हैं उन्हें इमरान खान के अलावा किसी और से मसला नहीं है। अगर आपको लगता है मेरे से भी नहीं है। अगर मैं आज इमरान खान को छोड़ता हूं, वो मेरे साथ घी शक्कर हैं। वो हमारी पूरी पार्लियामेंटेरियंस ये चाहते हैं कि आप इमरान खान की बात छोड़ दें, आप आएँ, NDU में भी बैठें, आप पार्लियामेंट में भी बैठें, आप ये भी बैठें, आप ये भी करें, आप वो भी करें। उन्हें इमरान खान माइनस चाहिए। इसीलिए वो मुल्क से बाहर भी ये ड्यूटियां असाइन भी करते हैं कि इमरान खान की तस्वीर ना हो, झंडा ना हो, नारा ना हो, बाकी जिसकी मर्जी बात करें। आपने किसी भी मुद्दे पे, आपने अब्दुल सत्तार ईदी साहब को खराज तहसीन पेश करना है, आपने डॉक्टर कदीर साहब को खराज तहसीन पेश करना है, आपने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बात करनी है, आपने किसी बड़े सहाफ़ी की बात करनी है, आपने किसी और जुल्म की बात करनी है, आपने किसी और कॉज की बात करनी है, आपने फ्लड की बात करनी है, आपने जो बातें करनी करें, आपने जिस मुद्दे के ऊपर कट करना है लोगों का करें, इमरान खान का जिक्र ना करें। क्योंकि मुसीबत यह है कि इस वक्त पाकिस्तानी जो डायस्पोरा बाहर है, उनकी शादी, गमी, मेहंदी, जनाजा, हर जगह पर इमरान खान का जिक्र है। अब जर्नल्स को इमरान खान माइनस चाहिए। तो ये जो हमारे बहुत ही मोहतरम किस्म के लोग गए, इनको जर्नल्स इसलिए लेके जाते हैं और बड़े शौक से लेके जाते हैं कि जर्नल्स ये चाहते हैं कि सब नॉर्मल लगे, इमरान खान को माइनस करके बाकी सब तो हम घी शक्कर हैं, इकट्ठे हैं, एक ही मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान भी तो अंदर से कहते हैं फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इमरान खान ये भी चाहते हैं कि ऊपर बैठे हुए ये जो जनरल्स हैं, जिनमें बाबर इफ्तिखार साहब भी शामिल हैं, वो भी इस सारे काम के अंदर शामिल थे। अरशद शरीफ शहीद की शहादत के मौके पर जनाजे के ऐन वक्त उन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिनके साथ बादशाहें खिला खिला के हमारे लोग खड़े तस्वीरें ले रहे थे। तो इन जनरल्स को या तो इनका एहतसाब हो या ये माजरत करें कम अज़ कम, जो कुछ हो चुका कौम के साथ। तो इसलिए जो फैसले इमरान खान के वो उन्हीं के पास रहने दें, आप हर लेवल के ऊपर MPA से लेकर MNA लेवल पर वो फैसले ना लें। लेकिन कुछ तो मैं लोग देखता हूं जो बस हादसतन आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी से उनको कुछ भी पता है। एक हमारी ये बहन कोई मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये साउथ पंजाब से हैं जो हमारी बहन, पता नहीं इनका नाम नादिया खरल है या क्या है। मैं इनको देखता रहता हूँ, इनको मरियम नवाज़ के साथ होना चाहिए, ये उस टीम से ज़्यादा बनती हैं। जितना ये टिकटॉक करती हैं, जिस तरीके से ये 24 घंटे टिकटॉक बनाती हैं और उनका काम टिकटॉक से शुरू होता है, हमारी बहन का टिकटॉक पे ख़त्म होता है। तो इमरान खान की पार्टी इस तरह की नहीं है। इस दफ़ा इलेक्शन में बहुत सारी टिकटें बिकी, बहुत कुछ हुआ, सबको पता है, और खान साहब को अभी तक लिस्ट भी नहीं मिली। तो मुझे लगता है किसी उस चक्कर में आप बीच में से लीकेज में से निकल के आप मेंबर बन गई। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आपकी जो तमाम कार्रवाई है उससे मैं यही आपको ये बताऊंगा कि या तो आप अपना तर्ज अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला करें, क्योंकि आप भी इस वर्कशॉप में पहुंची हुई थी, और या फिर आप जमा खातर में रखें कि ये आपका आखिरी टेन्योर है। फिर जनरल्स जिनके साथ जाके आप वर्कशॉप अटेंड करती हैं, उनको टाइम पर बताइए कि वो आपके लिए कोई और पार्टी जो है वो अरेंज कर दे। इसी तरह शाइस्ता साहब हैं, उनकी बेशुमार तस्वीरें मुझे आती हैं, कभी वो कोई जर्नलिस्ट आउट है उनके साथ खाने खा रही हैं, कभी वो कहाँ पर जो है वो गैदरिंग कर रही हैं, कभी वो कहाँ कुछ कर रही हैं। तो उनके बारे में भी यही पता चलता है कि बहुत माशाल्लाह से थिक हैं वो जनरल्स के, जो पूरा का पूरा उनका एक गरीदा फारूकी एंड को जो पूरा एक उनका नेटवर्क है। हमारी एक दो और मोहतरमाएँ हैं जो पार्लियामेंट की मेंबर्स हैं, उनके बारे में भी तस्वीर और सारी चीज़ें अब हम देख रहे हैं, लिहाज कर लेते हैं, चलें अभी उनका नाम नहीं लेते, उनसे गुजारिश यही करते हैं कि ऐसे मत कीजिए। मैं आपको वाज़े तौर पर आपके सामने ये रख देता हूं कि ये काम ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इमरान खान साहब जैसे ही बाहर आएंगे आपकी फिर छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इमरान खान साहब को मिले ही तब हैं जब वो या तो बिल्कुल गिरफ्तारी से पहले, या आपने उनको सिर्फ अदालतों में और इस सारे कामों के अंदर देखा है। जाहिर है वो इन सारे क्राइसिस में मसरूफ़ थे, वो उस तरीके से आप उनको जान पाए हैं, ना वो आपको जान पाए हैं। अबसार आलम, जिनके बारे में ये तासर है कि वो नवाज़ शरीफ के सहाफ़ती मुँह बोले बेटे हैं, वो एक दफ़ा फिर धुआंधार तरीके से मार्केट में आए हैं और उन्होंने एक दफ़ा फिर नवाज़ शरीफ का बयानिया मार्केट में फेंका है। बयानिया इतना शदीद है कि नून लीग खुद ताब नहीं ला सकी और अता तारड़ ने उसको निगेट कर दिया है। ये सारी सूरत हाल क्या है वो आपको बताते हैं। अब वो कहते हैं, अबसार आलम, जिनको जब वो कहते हैं तो आप यही समझिए कि नवाज़ शरीफ ही कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जो जंग जीती गई थी मई में, उसके बाद ये सोचा गया था कि अब सब अच्छा होगा। जंग जब जीती गई थी तो ये सोचा गया था कि सिविल मिलिट्री अब इकट्ठे चलेंगे और सब अच्छा होगा। लेकिन वो कहते हैं कि जंग जीतने के बाद तो जैसे सर पे ही कुछ चढ़ गया। ये लफ्ज़ उनके नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जैसे सर फिरा हो गया कोई, और उसके बाद से दरारें पड़ना शुरू हो गई और मामलात गलत सिमत चले गए। ये लफ्ज़ एग्जैक्ट उनके नहीं है, लेकिन ये मैसेज वो भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी जो है उसका पता नहीं कि वो नए सूबों पर कहाँ खड़ी है, लेकिन नून लीग के बारे में ये वाजे है कि नून लीग ये चाहती है कि जो वज़ीर आज़म है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लगाने का इख्तियार उसी के पास रहे। नून लीग ये समझती है कि ये जो कंकरेंटली मीन ऑटोमेटिकली जो आर्मी चीफ है उसने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो जाना, ये ना हो, बल्कि जो पांचों फोर्सेस हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे एयरफोर्स, नेवल फोर्स और फौज, आर्मी जो है, ये एयर, नेवी और आर्मी, तीन फोर्सेस हो गई। चौथी आपकी स्ट्रेटेजिक कमांड हो गई, जिसे एटम बम कह देते हैं हम, और पांचवीं रॉकेट फोर्स जो नई बनाई है। इन पांचों फोर्सेस के ऊपर जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, वो वजीर आजम का इस्तेहकाक हो कि वो इन पांचों में से जिसको मर्जी लगा दें। और ये इस्तेहकाक जो है ये आर्मी चीफ का नहीं होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ। अब उन्होंने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया, जैसे आप भी पूछते हैं कि 27वीं तरमीम के मौके पर क्यों ना सोचा गया, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि असल वजह यह कि वो तो हो गई तब जो भी हो गई। अब एक तरफ जो नाम लिए बगैर उन्होंने इशारा किया कि जनरल्स अब चाहते हैं कि 28वीं तरमीम हो और उसमें सिर्फ सूबों की बात हो। पीपल्स पार्टी सूबों की बात के ऊपर नहीं आना चाहती, एनएफसी के ऊपर वो कोई भी बार्गेन नहीं करना चाहती। ये पीपल्स पार्टी की पोजीशन है, ये अबसार आलम कहते हैं। अबसार आलम कहते हैं और नून की पोजीशन ये है कि वो कहते हैं कि दोबारा तरमीम हो, 28वीं तरमीम में ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मामला जो है इसको हम दोबारा से हैंडल करें। और नून लीग का ख्याल ये है कि इस वक्त जब तक ये काम ना हो वो नोटिफिकेशन ना करें। ये बात अबसार आलम ने नहीं कही, लेकिन इसमें से हम ये बात ड्राइव कर रहे हैं उनके मैसेज में। वाज़े अल्फाज में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन लगता यही कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक 28वीं तरमीम नहीं हो जाती तो फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, और जल्द अज जल्द 28वीं तरमीम करके ये फैसला वज़ीर आज़म के पास वापस जाना चाहिए और आर्मी चीफ ऑटोमेटिकली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ना बने, बल्कि वज़ीर आज़म चूज करें कि उन्होंने 5 में से किसको बनाना है।
दिस इज समथिंग वेरी वेरी अलार्मिंग एंड इंटरेस्टिंग, ये जो सारी सिचुएशन है। और अबसार आलम जैसा बंदा अब अपने मुंह से कह रहा है, वो कह रहे हैं कि सिविल साइड और कुछ लोगों की ये राय है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे को आर्मी चीफ के ओहदे के साथ नत्थी नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि अब इसमें से हम क्या मतलब, या इसके साथ नत्थी नहीं करना चाहिए, इसका मतलब मेरे ख्याल में क्या है, एक इंसान के पास दो ओहदे नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये दो अलग अलग लोगों के पास ये दोनों ओहदे हों तो बेहतर है। मेरे ख्याल में आई कैन, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं दोबारा लाइन पढ़ देता हूं और आप खुद इसमें से जो एग्जैक्ट उनके लफ्ज़ हैं वो आपके सामने रख देते हैं, और ये आप नवाज शरीफ साहब का ही बयान समझें। अबसार आलम साहब का जो बयान है, वो कह रहे हैं कि सिविल साइड और कुछ दीगर लोगों की राय है। अब यहां पर आपने कुछ दीगर लोगों को भी मद्देनजर रखना है, वो बाद में बताता हूं वो कुछ दीगर लोग कौन है। सिविल साइड और कुछ दीगर लोगों की राय है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे को आर्मी चीफ के ओहदे के साथ नत्थी नहीं किया जाना चाहिए, और पार्लियामेंट के नुमाइंदों के पास ऐसा ऑप्शन रहे कि वो सीडीएफ को मुंतखब कर सकें। अब ये जो दीगर लोग हैं ना, ये फोर्सेस के अंदर दीगर लोग हैं, ये एयरफोर्स के अंदर भी हो सकते हैं, नेवी के अंदर भी, और ये आर्मी के अंदर भी दीगर जनरल्स। वो कहते हैं ये क्या हुआ, आर्मी चीफ को ये भी ओहदा दे दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो अब दीगर लोग भी ये कह रहे हैं, जाहिर है उन्होंने नाम नहीं लिया कि ये फोर्सेस के अंदर से, लेकिन ये हम ड्राइव कर रहे हैं, इसमें से हम जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीगर लोग भी और सियासी लोग भी, जाहिर है वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ और नून लीग की तरफ इशारा है कि वो ये समझते हैं कि सीडीएफ और आर्मी चीफ जो है वो इकट्ठा एक जगह नहीं होना चाहिए। तो नून लीग ने अब वाज़ेह पोजीशन ले ली है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें नहीं पता 28वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी इस चीज़ को सपोर्ट करेगी कि नहीं। सूबों के ऊपर तो पीपल्स पार्टी अड़ी हुई है, अभी उनके मौक़िफ़ का नून लीग को नहीं पता, लेकिन अबसार आलम ने वाज़ेह कह दिया कि नून लीग की पोजीशन यही है। साथ ही अता तारड़ का ट्वीट आया कि नहीं नहीं, शहबाज शरीफ की ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, शहबाज शरीफ ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये भी गुड कॉप बैड कॉप नून लीग का एक तरीका होता है कि शहबाज शरीफ ऐसा नहीं कर रहे लेकिन नवाज शरीफ ऐसा कर रहे हैं। तो अब वो अबसार आलम ने वापस कहा कि मेरा पूरा बयान सुन लें, मैंने वज़ीर आज़म की तो बात ही नहीं की, मैंने तो नून लीग की बात की है। और इस तरीके से अब ये सारे मिलकर इस मामले को घुमा रहे हैं और टोपी पहना रहे हैं। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि मामला गंभीर हो गए हैं, और गंभीर के अंदर से मुनीर जो है वो फंस गया है। और मुनीर साहब को मुझे नोटिफिकेशन मिलता हुआ फिलहाल सौदा हो जाए तो कोई पता नहीं, लेकिन फिलहाल नोटिफिकेशन मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और नोटिफिकेशन उन्हें बहुत शिद्दत से दरकार है, और वो बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर भी फील कर रहे हैं और वीक भी हो गए हैं। दूसरी तरफ आबद ज़ुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, बहुत ही मारूफ लॉयर हैं, वो कहते हैं सीडीएफ को तो छोड़ दें। आर्मी चीफ की जो मुद्दते मुलाजमत थी वो 29 नवंबर 2022 से शुरू हुई, तो 29 नवंबर 2025 को ख़त्म हो गई। आगे बहुत बड़ा सवाल है कि उनको नोटिफिकेशन चाहिए, मतलब कि वो रिटायर हो चुके हैं, अब छठा दिन है वो रिटायर हो चुके हैं, आर्मी चीफ से भी रिटायर हो चुके हैं। अब बहुत सारे जो वकला हैं वो भी ये बात खुलकर कर रहे हैं कि मुझे लगता है, अब ये आखिरी मेरी खबर नहीं है ना, मेरा ओपिनियन है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आसिम मुनीर साहब का रगड़ा निकल गया है, और हो सकता है आपको नया आर्मी चीफ ही दिखने में आने वाले दिनों में मिल जाए। अगर इनकी आपस में डील ना हुई तो मामलात इस लेवल तक इनके ख़राब हो चुके हैं। बहरहाल खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदा।